जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरी जीके के ऐसे 100 टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से, इन सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि पेपर आपका साथियों बहुत आराम से निकल जाएगा। जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे अपने एग्जाम में, बहुत सारे साथियों यहां से आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है साथियों जीके का। 100 प्रश्नों के माध्यम से सब कुछ मैं आपको साथियों दे रहा हूं। तो अगर आपका साथियों कोई एग्जाम लगा हुआ है, उसमें जीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सभी सवालों को रट कर जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, और बहुत तेजी के साथ चलेंगे। 100 प्रश्नों को 25 से 30 मिनट में साथियों कंप्लीट करेंगे, और आप देखिएगा कि इन 100 सवालों में से आप कितने सवाल साथियों सही कर पा रहे हैं। पहला सवाल कह रहे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो मैं कहूंगा देखिए, आपने सुना होगा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक अगर बात करें साथियों सम्यक चरित्र भी है, लेकिन सम्यक चिंतन का नाम आपने नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव की अगर बात करें तो कौटिल्य ने किसकी सहायता से साथियों डाली थी? मैं कहूंगा कि भारत में जो मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई थी, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से डाली थी। उसके बाद देखिए, कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी? नहीं। विश्व विजय के लिए निकल पड़े थे? नहीं। भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे साथियों भारत का स्वर्ण युग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा गुप्त के काल को, यानी कि जो गुप्त वंश का काल था ना, इसको ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है। अगला सवाल है, कह रहे कि विद्या कला साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? तो मैं कहूंगा उज्जैन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि विद्या कला साहित्य का महान केंद्र जो था ना, वो उज्जैन था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। उसके बाद देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, मुझे बताइए। तो अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कौन से क्षेत्र में साथियों? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका साथियों आरपीएफ का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है, तो आरपीएफ के लिए साथियों आपके लिए 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, क्या 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर साथियों तैयार किए गए हैं। और उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक की करंट अफेयर आपके लिए तैयार की गई है। उसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी साथियों कर रहे हैं ना, तो आपके लिए 20 सेट यहां पर साथियों 20 सेट तैयार किए गए हैं, और ये 20 सेट फरवरी 2024 के, यानी कि फरवरी 2024 में जो 20 शिफ्ट आई थी ना, वैसे तो शिफ्ट तो थोड़ी ज्यादा आई थी, लेकिन 20 शिफ्ट आपकी 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपका तैयार हो चुका है, जो आपको दिया रहा है। इसके साथ भी साथियों आपको यही क्या दी जाएगी, करंट अफेयर की पीडीएफ दी जाएगी। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों पीडीएफ आपको दी जाएंगी साथियों। किसकी? अगर आरपीएफ के लिए लेंगे तो आरपीएफ के 10 मॉडल पेपर जनवरी से अक्टूबर की करंट अफेयर सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है, और इसी प्रकार एसएससी जीडी की भी पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, वहां पर आप पेमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपका कौन सा एग्जाम है, वो पीडीएफ आपको साथियों दे दी जाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध थे, तो कौन थे साथियों? कालिदास का नाम सबसे प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान साथियों कौन थे? तो मैं कहूंगा धन्वंतरी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान कौन थे? धन्वंतरी थे। अगला सवाल है, कह रहे कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं यहां पर
ऑप्शन नंबर ए की तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? साथियों हेनस्वांग भारत आया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? तो मैं कहूंगा साथियों ये किस युग में बनी? ये गुप्त युग में बनी। कब बनी? गुप्त युग में बनी साथियों अजंता की अधिकांश गुफाएं। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय इनमें से किन स्थानों का शासन था? मुझे बताइए किन एक तरीके से किन स्थानों का शासन था? तो दिल्ली और अजमेर आपका राइट आंसर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान। तो मैं कहूंगा साथियों किसका किसका? दिल्ली का था और अजमेर का था, ये आपको मालूम यहां पर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो यहां पर आपका राइट आंसर नालंदा हो जाएगा, क्योंकि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा ही था। 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व करता साथियों कौन था? मुझे बताइए। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट यहां पर कर रहे हैं। और मैंने अगर बात करें साथियों, मैंने आपके लिए 10 पीडीएफ बनवाई है। जैसे कि 10 पीडीएफ की अगर हम बात करें ना, 10 पीडीएफ की बात करें, एक पीडीएफ में साथियों 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये आपकी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, ठीक है। ऐसे ही आपको 10 क्लास मिलेंगी। कितनी साथियों? 10 क्लास मिलेंगी। हर एक क्लास में जीके के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा, यानी कि इन 10 दिनों में मैं आपको 1000 क्वेश्चन दूंगा साथियों जीके के लिए। और किसी भी परीक्षा में बैठ जाना साथियों, इन 1000 क्वेश्चन को तैयार करके मेरा मानना है कि यहां से ये समझ लीजिए तकरीबन इतने जीके के क्वेश्चन आपके फंसेंगे कि जिनको आप अगर कर दो तो आपका एग्जाम कम से कम क्रैक हो जाए। तो ये साथियों आपको बिल्कुल चुनिंदा चीज दी जा रही, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज दी जा रही है जो आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो पहली क्लास है, इसके बाद 9 क्लासेस और आएंगी इसी प्रकार से। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वो 9 क्लासेस भी जरूर देखिएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जो रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर लें, ठीक है ना। आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जैसे आप YouTube पर आएंगे तो हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। उसको आप वॉच कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर डालिए। और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मैं कहूंगा साथियों किसका नाम? A.O. ह्यूम की अगर बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मैं कहूंगा किसने किया था? अरुणा आसफ अली जी ने किया था। अगला सवाल है कह रहे कि असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था? तो साथियों बारदोली सत्याग्रह की वजह से नहीं, चौरी चौरा कांड की वजह से। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। 1922 में साथियों जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन साथियों कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों सुपर फास्ट क्लास है, आपको कम से कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि क्लास को आपको बस ध्यान से देखना है। इन क्वेश्चंस को मैं आपके मनोमस्तिष्क में साथियों फीड कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, भले आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं। और जब एग्जाम के सामने, एग्जाम हॉल में पेपर के सामने साथियों जब आप देखेंगे कि यही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, तो बहुत तेजी के साथ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लगाते चले जाएंगे। चलिए तो बस आपको अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखते हुए इस क्लास को देखना है। बहुत ध्यान से देखिए। यानी कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था? तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। तो सैयद अहमद खान ने किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसमें लिया था साथियों? आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन साथियों कब प्रारंभ हुआ था? तो क्या बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पहला पड़ा और पहला ही आपका
राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसने की थी मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कानपुर 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र रहा। यहां विद्रोह की बागडोर किसने संभाली थी? अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने बागडोर संभाली थी। तो 1857 की क्रांति में जो कानपुर से नेतृत्व किया था वो नाना साहिब ने किया था। किसने किया था साथियों? नाना साहिब ने किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 1857 की क्रांति के पश्चात किसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो किसे साथियों रंगून निर्वासित कर दिया गया था? मैं कहूंगा बहादुर शाह जफर को कर दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाए जाते हैं? इनको क्या कहा जाता है साथियों मुझे बताइए। तो इनको साथियों लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको लानोस कहा जाता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप में ब्रुनई स्थित है? तो अगर आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछे तो आप बता देना कि एशिया महाद्वीप में ब्रुनई स्थित है। अगला सवाल है, कह रहे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा ध्रुव तारे की दिशा साथियों उत्तर की तरफ रहती है। किस दिशा तरफ रहती है? उत्तर की दिशा की तरफ रहती है। चलिए अब आपसे अगर पूछा जाए कि सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, देखिए ये वो क्वेश्चन है जो अभी एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में साथियों टहल रहे हैं। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन्हीं सवालों को साथियों उठाएगा और ये बात बहुत अच्छी हो जाएगी कि एग्जाम में जाने से पहले पहले आपको तकरीबन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मालूम पड़ जाए कि उनकी आने की संभावना। देखिए यहां पर पेपर लीक मैं नहीं करा रहा हूं, आप ये ना सोचिएगा कि भैया रियल पेपर है ये। मैं फिर आपको बता दूं, देखिए जब इंसान को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो वो अपने एग्जामिनर को देखता है कि किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम में, तो उस टाइप के क्वेश्चन साथियों तैयार किए जाते हैं, निकाले जाते हैं किताबों में से और डायरेक्ट अगले एग्जाम में वही लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि 100% यही सवाल आएंगे, लेकिन मैं अपने एक्सपेक्टेशन से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है साथियों पिछले 4 सालों का, हाँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये सवाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप सबसे पहले इन सवालों को तैयार कीजिए, फिर दूसरी चीज को प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है ना। चलिए तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, यहां पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो मेघालय के मासिन राम में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है मुझे बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल साथियों अगर आप पूछे तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो अगर सहारा मरुस्थल आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की भू सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगी हुई है, संबंधित है? मैं कहूंगा तो यहां पर बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत की सीमा, ऐसा कौन सा देश है जिस देश की सीमा भारत के सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश आपका यहां पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा गोवा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है करके सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मैं कहूंगा नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पोंग बांध, क्या साथियों पोंग बांध किस नदी पर है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर व्यास नदी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पोंग बांध कहां पर है? तो व्यास नदी पर है। अगला सवाल है, कह रहे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की प्रमुखता होती है? तो अगर यहां पर अगर बात करते हैं साथियों किसकी अधिकता होती है, तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। राइट आंसर आपका बी। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है मुझे बताइए। तो इसमें से पेट्रोलियम मोम की बात करें तो पैराफिन मोम आपका यहां पर क्या होगा? पैराफिन मोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो कौन सी गैस सबसे अधिक होती है साथियों? ब्यूटेन गैस सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है साथियों, बहुत तेजी के साथ यहां पर हम लोग चल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। कह रहे कि अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो ठोस ईंधन प्रयुक्त होता है अंतरिक्ष रॉकेट में। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सूर्य
सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि सूर्य के पास जो असीमित ऊर्जा है इसका स्रोत एक तरीके से नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो किस पर साथियों ऋण आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। मैं कहूंगा हां, इलेक्ट्रॉन पर ही ऋण आवेश होता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि कुत्ते, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से तो साथियों हाइड्रोफोबिया नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया नाम का रोग हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कहां पर लिखा हुआ है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कहां पर लिखा हुआ? मैं कहूंगा इस जीरो को हटा दीजिए तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है साथियों? कोहरा, ठंड नहीं साथियों, पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन, यही इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। उसके बाद देखिए, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना साथ, तो ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा किस कवि की रचना है, मुझे बताइए। तो ये किस कवि की रचना है? ये तो श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है। ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है, कह रहे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा 15 मार्च की अगर बात करें तो 15 मार्च को ही उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि शहीद दिवस मनाने की तिथि क्या है, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 30 जनवरी को ही साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर जिनका भी डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि यामा के लेखक कौन है? तो यामा की लेखिका की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा है। कौन है साथियों? महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, उस कवि तथा नाटककार का नाम बताइए जिसे इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि इंडियन शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मैं कहूंगा कालिदास को जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, इंडियन शेक्सपियर यानी कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? तो 6 शाखाएं। बिल्कुल साथियों, 6 शाखाएं हैं प्राचीन भारतीय दर्शन की। उसके बाद देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म कैसा धर्म है? तो पौराणिक हिंदू धर्म कैसा धर्म है? ये बहुदेववादी धर्म है। क्या साथियों? ये बहुदेववादी धर्म है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में साथियों क्या स्थान है, मुझे बताइए। देखिए, दूध के उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है? तो पूर्वी घाट पर साथियों हल्दिया है, पारादीप है, चेन्नई है, लेकिन न्यू मैंगलोर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए भाई, हड़प्पा संस्कृति की जब हम बात करें तो ये किस युग से संबंधित है साथियों? ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा संस्कृति। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसको। वह स्थान जो भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था, उसको साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, उसको आर्यवर्त कहा जाता है। यानी कि आर्यवर्त एक ऐसा स्थान था जो भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान साथियों जिसे कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की अगर बात करें साथियों, तो पहला उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहां दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। त्रिरत्न का सिद्धांत संबंधित है। तो जो त्रिरत्न है ना साथियों, त्रिरत्न ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, आपने सुना होगा। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से है साथियों। चलिए, चेचक के टीके की अगर बात करें तो इसकी खोज साथियों किसने की थी, मुझे बताइए। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो भी एग्जाम है, जो भी आपके साथियों परीक्षा है, मैं कहूंगा इसको अच्छे तरीके से इस बिल्कुल टारगेट सिलेक्शन से लग जाइए। मैं कहूंगा साथियों, जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं, जो भी क्लासेस आपको दी जाएं, उन सभी क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत एनालिसिस करके बहुत ध्यान से क्वेश्चंस मैं साथियों तैयार करता हूं। खुद से साथियों खुद क्वेश्चंस तैयार करता हूं, और एक तरीके से साथियों मैं उसकी पीपीटी बनवाता हूं और फिर आपके सामने इसको लेकर उपस्थित होता हूं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बहुत आराम से सिलेक्शन होगा। चलिए भाई, चेचक के टीके की जब हम बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां देश सदस्य देश बना है? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्वी तिमोर आपको बता देना। क्या बताना है साथियों? पूर्वी तिमोर आपको बता देना है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैं कहूंगा मानव अधिकार दिवस की अगर बात करते हैं तो यह साथियों 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, बताइए।
तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, रोम की जब हम बात करते हैं तो रोम में ही साथियों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। 1206 में भारत का प्रथम मुस्लिम शासक साथियों कौन था, मुझे बताइए। तो किनकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल 1206 में भारत का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। विद्युत धारा नापने की इकाई की अगर बात करें साथियों तो विद्युत धारा, देखिए ये तो एम्पियर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत धारा नापने की इकाई की अगर बात करें तो एम्पियर ही तो है साथियों जो विद्युत धारा को मापता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है परंतु जहाज तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? कि जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से अधिक होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पहला पढ़ा और पहला ही आपका यहां पर राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, कह रहे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा ही बदला जाता है। ओजोन की परत किन हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? अगर आपसे पूछा जाए तो पराबैंगनी किरणें आपको बताना है। यानी कि ओजोन की परत जो है ना, ये साथियों पराबैंगनी के जो सूर्य से निकलती हैं साथियों, जो एक तरीके से पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है ओजोन की परत, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी इसको कहा जाता है। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? पीट प्रकार का जो कोयला होता है ना साथियों, एंथ्रासाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, जो पीट टाइप का कोयला होता है, ये कोयले की एक ऐसी किस्म है जिसमें मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। चलिए, यानी कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा मुझे बताने की कोशिश करिए। तो आपका राइट आंसर साथियों देखिए लगभग आपका 70% के साथ आंसर जाएगा। तो सबसे नजदीकी जवाब आपका जो होना चाहिए वो 70% हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में फेफड़े का कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना या सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना या ऑक्सीजन छोड़ना? मैं कहूंगा रक्त से साथियों एक तरीके से ये फिल्टर करता है, ठीक है, ब्लड को हमारे फिल्टर करता है। लोहे का शुद्धतम रूप साथियों क्या है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा जो पिटवा लोहा ना, यही लोहे का शुद्धतम रूप होता है। अगला सवाल है, कह रहे कि जोड़ों का दर्द यानी कि गठिया ये किस कारण होता है मुझे बताइए। तो जो जोड़ों का दर्द होता है ना साथियों, गठिया जो होता है, ये अस्थियों में यूरिक अम्ल जाने से हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। विटामिन क्या होते हैं मुझे बताइए। तो विटामिन की अगर बात करें, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए, और पूछा जाएगा बिल्कुल, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो पूछा जाएगा। विटामिन जो होता है ना, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की प्रमुखता होती है? तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमुखता होती है। आंसर आपका बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है मुझे बताइए। तो यहां पर पैराफिन मोम मैं आपको बतला चुका हूं साथियों, पेट्रोलियम मोम होती है पैराफिन मोम। उसके बाद देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर साथियों ब्यूटेन हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है, बी नहीं बल्कि सी है। अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन साथियों इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने रिपीटेड रखे हैं कि अभी आपको क्लास में पढ़ाए गए और तुरंत 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो क्वेश्चंस दोबारा से आपके सामने से निकाले जाएंगे, क्योंकि लगभग ज्यादा नहीं 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस है। क्योंकि आपको भी देखिए कि भाई अभी आपने जो पढ़ा कि आप उसका आंसर दे पा रहे हो, अगर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप दे पा रहे हो तो आपने क्लास को अच्छे से तमीज से क्लास को लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिमाग इधर उधर है, ठीक है, कुछ और आप सोच रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, नहीं आप इनके आंसर दे पाओगे। चलिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, लिखा हुआ है कि सूर्य की जो असीमित ऊर्जा है इसका स्रोत क्या है? तो साथियों नाभिकीय संलयन है, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन पर साथियों ऋण आवेश होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है साथियों। कौन सा रोग? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि सुविधाजनक नहीं, ये भी नहीं साथियों, क्योंकि इसमें उबलने का ताप बिंदु कम हो जाता है। उसके बाद देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है साथियों? मैंने कहा था कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के विवर्तन, यानी कि पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन बनता है, यही वजह से इंद्रधनुष बनता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट की जब हम बात करते हैं साथियों, ये किससे बना होता है? तो ये तो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है साथियों? टंगस्टन से ही बना होता है। अब देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान में
संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है साथियों, मुझे बताइए। अगर संविधान में संशोधन करना है तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में साथियों वर्णित है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए, मुझे बताइए। चलिए, तो मैं कहूंगा आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव साथियों कब हुए थे, आप लोग को मालूम होना चाहिए 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को किस भाषा को भारत की प्रधान भाषा का दर्जा दिया गया। तो यहां पर अगर साथियों बात करें हिंदी का, अगर आपका राइट आंसर मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि 26 जनवरी 1965 को हिंदी भाषा को भारत की प्रधान भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या महत्व है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो सफेद रंग है इसका क्या मतलब है साथियों, ये किसको साथियों इंडिकेट करता है, सत्य और शांति को इंडिकेट करता है। उसके बाद देखिए किस संशोधन के द्वारा शिक्षा जो राज्य विषय था इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन के साथ जाएगा। और यह सवाल आपसे बहुत बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के साथियों पदेन अध्यक्ष होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार मिलना होता है, देखिए पार्लियामेंट को कम से कम एक वर्ष में साथियों कितनी बार मिलना होता है। अगर यह सवाल पूछे तो 2 बार आपको बता देना है। क्या आपको बताना है साथियों, 2 बार आपको बता देना है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि गरीबी उन्मूलन के द्वारा प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछने की कामना किसने की थी। यानी कि आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना है कि यह वाक्य किसका है, ये शब्द कितने किसके हैं, तो मुझे बताइए। चलिए, और ये क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में साथियों बहुत शानदार है। चलिए, तो फटाफट साथियों यहां पर आप लोग बता दीजिए किसका यह कथन है। तो यह गांधी जी का कथन है। किसका कथन है साथियों, यहां पर अगर बात करें हो सकता हो गांधी जी लिखा हो, तभी तो मैं कहूं साथियों इसमें तो कोई ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। तो गांधी जी यहां पर हो सकता हो लिखा हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला सवाल देखिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल का जो अवधि होती है कितनी होती है। मैं कहूंगा राज्यपाल की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए अधिकृत है, यानी कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना होता है ना तो कौन करता है साथियों, मुझे बता दीजिए। तो साथियों पार्लियामेंट यानी कि संसद का यह काम होता है। किसका यह काम होता है, यह संसद का काम होता है कि अगर भैया संविधान में कोई भी संशोधन यानी कि अगर संविधान में कोई भी करेक्शन करना है, कोई भी सुधार करना है, तो यह कौन करता है, यह साथियों संसद करती है। ठीक है, चलिए, और अगर यहां पर बात करें संसद किनसे मिलकर बनी है, तो यह चीज भी मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा से। क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्या साथियों, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। क्या इन तीनों एक तरीके से ये अभिन्न अंग हैं साथियों संसद के, ये तीनों। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन सुनिश्चित करता है। तो मैं कहूंगा कौन सुनिश्चित करते हैं साथियों, भारत सरकार सुनिश्चित करता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। ताशकंद घोषणा से संबंधित प्रधानमंत्री कौन है। तो मैं कहूंगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी ही जो प्रधानमंत्री साथियों ताशकंद घोषणा से संबंधित प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद देखिए इनमें से किनका वेतन परिलाभ आयकर से मुक्त होता है, यानी कि आयकर नहीं लगता है साथियों, तो राष्ट्रपति यहां पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 81 वर्ष की आयु में कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो मैं कहूंगा मोरारजी देसाई की जब हम बात करते हैं तो यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, 81 वर्ष की आयु में कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो मोरारजी देसाई ही बने थे। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री साथियों कौन रहे, यानी कि सबसे लंबा अगर बात करते हैं तो साथियों किनका कार्यकाल था। तो आपका राइट आंसर ज्योति बसु के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों, ज्योति बसु के साथ जाएगा। दूसरे देशों में भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों को सरकार भारतीय नागरिकता देगी जिससे भारत के व्यापार में वृद्धि हो, बिल्कुल सही। देखिए जो दूसरे देशों में भारतीय मूल के निवासी आ रहे हैं इनको भारतीयों को इनको भारत सरकार जो है ना, भारत सरकार भारत की नागरिकता देगी। क्या भारत में व्यापार में वृद्धि होगी, ये कहीं ना कहीं एक मकसद हो सकता है। भारत में निवेश कराने के लिए भी हो सकता है मकसद। भारतीय संस्कृति की जड़ों को रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बात भी बिल्कुल सही, यानी कि मैं कहूंगा कि सभी बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन लगातार सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति रहे, मुझे
बताइए। तो किन की बात चल रही है साथियों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात चल रही है और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारत में योजना आयोग स्थापित हुई थी। तो भारत में योजना आयोग तो 1950 में स्थापित की गई थी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथियों किसको दिया जाता है? मंडल आयोग को दिया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है मुझे बताइए। तो ये तो 5 वर्ष होती है, आपको भी पता होगा राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा की गई थी। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार आप लोग लाइक करके जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो पीडीएफ का, जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था, एक तो एसएससी जीडी की 2025 की, ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका आरपीएफ का एग्जाम है, आरपीएफ का अगर एग्जाम है, जल्दी साथियों एनटीपीसी की भी पीडीएफ आपकी जो है बन जाएगी। तो ये दोनों, कोई सी भी, हर एक पीडीएफ साथियों 45 रुपए की है। जो भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल वही उसी लेवल पर, जैसे कि मान लीजिए एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 80 क्वेश्चन के आपको 20 सेट दिए जाएंगे। आरपीएफ में 120 क्वेश्चन आएंगे तो 120 क्वेश्चन के आपको 10 सेट दिए जाएंगे, और प्लस जनवरी से लेकर साथियों अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। मेरा मानना है कि जो भी 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे वो इन्हीं 1000 क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे, यानी कि 10 महीने जनवरी से अक्टूबर और 1000 क्वेश्चन, तो एवरेज हर महीने से 100 टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।